हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन क्लास आपको दी जा रही है और साथ में आपके ग्रामीण परिवेश यूपी जी के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें से आप लोग सभी वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? एक बार थम्स अप कर दीजिए और भाई सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है। देखो हमने बताया सिंपल सा गद्यांश है ना। यहाँ पर इस गद्यांश को आराम से पढ़िए और पढ़ने के साथ इसके जो आपके जवाब हैं, क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिएगा। यहाँ पर 3 का जवाब दीजिएगा। पूजनीय, देखो पहला ही पॉइंट आपका गलत दिया है, क्योंकि पूजनीय होता है किस प्रकार से? पूजनीय इस प्रकार से राइट लिखा जाता है, तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। उज्ज्वल भी आपका गलत दिया गया है ना। ज्योत्सना भी आपका गलत है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर परिपार्श्विक। परिपार्श्विक यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पयोधिका संविच्छेद इनमें से क्या होगा? पयोधिका संविच्छेद इनमें से बताना है। पयोधिका संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए भाई सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो बनेगा पयाधन धी, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ओ की मात्रा हटाएंगे, यहाँ पर विसर्ग आपका हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद रखिए। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तत्सम शब्द का चयन करिए। यहाँ पर तत्सम शब्द आपका कौन सा है? 5 नंबर में। चलिए यहाँ पर भैंस है, 12 है, सच है और आपका पाद है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, पाद। ये आपका क्या है? तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मोल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई खाली स्थान भरिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए खाली स्थान में अगर आप भरते हैं तो क्या भर सकते हैं? यहाँ पर भरिए कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। भाई जब दान कोई देता है तो उसमें से आप कानूनगिरी मत करिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बे नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कृसांगी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा है कि क्या आपका राइट आंसर बनेगा? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या बन सकता है? 7 का जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी वाला कृसांगी, ये वाला राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धातुष्मा में संधि बताइए। धातुष्मा में कौन सी संधि है? धातुष्मा में कौन सी संधि है? देखो भाई यहाँ पर जब धातु को उष्मा को तोड़ोगे तो निकलेगा धातु, क्या निकलेगा? धातु निकलेगा, धन निकलेगा, उष्मा निकलेगा। मतलब ये कह सकते हैं ये दीर्घ संधि है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। यहाँ पर देखो धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, धोखा देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? 10 का जवाब दीजिए। काटना का तत्सम इनमें से क्या बनेगा? काटना का तत्सम होता क्या है? कर्तन होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। काटना का होता है कर्तन, जो कि जवाब बनेगा सी नंबर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, जिसके हाथ में शूल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं शूल पाणी कहते हैं, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, शूल पाणी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ होता क्या है भाई? यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है चौथ का चंदा मतलब किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना। चलिए यहाँ पर बताइए, चौथ का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से राइट क्या बनेगा भाई? बहुत कहीं कहीं होता है बहुत ज़्यादा दिखाना या बहुत कम दिखाई देना, है ना। चलिए चौथ का चांद सुंदर होता है, क्या बनेगा भाई? किसी के लिए शुभ होना। हाँ, किसी के लिए शुभ होना यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, किसी के लिए शुभ होना इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं?
जो हाथी की पीठ पर रखा हुआ आसन होता है उसे कहते क्या हैं? 13 का ऑप्शन लॉक करिएगा। 13 का ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर हौदा होता है, इसे बोलते हैं हौदा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूतकाल में बदलना है, माँ सोती है, माँ सोती है, इसको भूतकाल में बदलिए। तो माँ सोती थी, सिंपल सी बात है, और थी लगा हुआ है तो बिल्कुल इजी हो गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। अब पुस्तक रखी है तो बात तो एक ही की पुस्तक की हो रही है ना। जब एक ही पुस्तक की रखी है तो भाई आप क्या कहेंगे, एक वचन ही तो कहेंगे ना। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है 16 नंबर में? 16 का देखिए यहाँ पर संख्यावाची होता है आपके द्विगु समास में। आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आंख का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? चलिए, आंख का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आंख का पर्यायवाची यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेत्र होता है, चश्म भी होता है ना। यहाँ पर नयन होता है, अच्छी होता है, लोचन होता है, चच होता है, दृग होता है, दीदा भी होता है ना, चख भी होता है, बहुत ढेर सारे होते हैं आंख में। यहाँ पर देखिए 17 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी हो जाएगा, अच्छी इसका आंसर है, राइट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सही वाक्य बताना है, मतलब वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। यहाँ पर 18 नंबर में कह रहे हैं, मैं रात भर जागा, हम रात भर जागा, मैंने रात भर, हमने। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मैं रात भर जागा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कठोर का विलोम शब्द क्या है? कठोर का विलोम शब्द में से क्या बनेगा? चलिए भाई, कठोर का विलोम यहाँ पर बताइए, कठोर का विलोम इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 19 की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? कठोर का हो जाएगा कोमल, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? चलिए विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया है, विद्वान क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए भाई, मजा नहीं आ रहा है आप लोग, सभी लोग जवाब दीजिए साथ में, और सभी लोग कमेंट करिए भाई। ठीक है, और लाइक शेयर, जिन लोगों ने नहीं किया है तो भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये भी आपका ही फर्ज होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर विद्वान का विदुषी बिल्कुल से सही जवाब आ गया है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिकूल का विलोम शब्द में से क्या है? प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या बनेगा 21 नंबर में? चलिए प्रतिकूल का होता है अनुकूल, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, 22 का ऑप्शन दीजिएगा। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ए बी सी और डी भी है कहीं, चलिए डी नंबर भी आपका दिया गया है। चलिए 22 नंबर जवाब दीजिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब कर के कई अर्थ होते हैं, वर्ण की भी होते हैं, अर्क भी होते हैं, लेकिन लज्जा का अनेक अर्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी वाला इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आजन में तो आप भाई भाव समास हो जाएगा, है कि नहीं भाई? आशातीत, आशा में तीत, अर्थात यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आशातीत में क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक आपको बताना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर कारक कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में? चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, क्योंकि अपादान है और आपका से भी लगा हुआ है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तरफ से पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए पाहुना मतलब होता क्या है? पाहुना मतलब क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए पाहुना मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आगंतुक कहा जाता है इन्हें, क्या बोलते हैं? आगंतुक। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट। तो अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन PDF आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप PDF पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितने भी PDF सर के पास हैं सभी PDF हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको PDF दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है, हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस PDF को आप परचेज कर लीजिए। और इस PDF में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है।
साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी, यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 MCQ भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी PDF में आपको मिलेंगे मात्र 99 में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग UPG के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो UPG के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। यहां पर देखो दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ये बताइएगा कि जो लोथल की खुदाई की गई थी वो किसके यहां पर कह सकते हैं कैसे नेतृत्व में की गई थी। तो ये है आपके, कौन है आपके, दयाराम साहनी हो जाएगा क्या। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई जो किया था आपके SR राव ने किया था। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के आने वाला जो लोथल है, लोथल की खुदाई किया था SR राव। हड़प्पा की बात नहीं कह रहा है, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर जो लोथल है, अर्थात लोथल है कहां पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के एक गांव पड़ता है, सरगवाला गांव, वहां के समीप पड़ता है ये जगह। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर आपकी हुई थी। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी आपकी हुमायूं की, तो ऑप्शन क्या बनेगा, या पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में इतना जानते हैं कि ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं है। कह रहा चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। चलिए वाह, क्या आज बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सभी लोगों के जवाब, लगभग सब जितने लोग जुड़े हैं लगभग सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए टेस्ट पेपर मतलब ठीक ठाक लग रहा होगा। चलिए बताइएगा चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। यहां पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में। इसीलिए आपको पता है कि यहां पर जो आपके 27 फरवरी 1931, क्या 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, है ना। अब यहां पर पता है, इसलिए अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र इंडिका के जो पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन। द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे। यहां पर आंसर डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपके 9 फरवरी, क्या 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ठीक है। चलिए, और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आपके दमन कर दिया। 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा था। जो ये द इंडिपेंडेंस पत्र है 2 साल बाद बंद हो गया था अंग्रेजों की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा किया वो किसने किया था। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 55 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। ये थी आपके जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके 1932 के समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। भाई जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगे कि हाँ जितने भी स्टूडेंट जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं सभी लोग हमसे डेली पढ़ते हैं, ठीक है। और उनके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। तो भाई सब लोग लाइक कर दिया करें। कभी ऐसा भी हमें प्रतीत हो कि जितने लोग जुड़ते हैं सब लोग ज्ञान लेते हैं, और सब लोग हमें भी लाइक करते हैं, और हमारी इस पढ़ाने के तरीके को, कि आप लोगों को हम कई तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो आपको टॉपिक वाइज में भी, मॉडल पेपर में भी, जितने मॉडल पेपर होते हैं सब में, ठीक है। चलिए देखो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा है 56 में। ऑप्शन में आपका बी नंबर टिहरी बांध है। कौन सा भाई, ये टिहरी बांध है, जो कि आपका ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है आपका बांध है। ऑप्शन में आपका बी नंबर, ठीक है। ये भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में आपका बना हुआ है, और इससे जल विद्युत क्षमता लगभग 1000 मेगावाट की इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये विश्व का 8वां ऊंचा बांध है, ये विश्व का 8वां ऊंचाई वाला बांध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। यहां पर 57 नंबर में जोजिला दर्रा आपके लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। चलिए लेह और श्रीनगर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? दक्षिण दिशा में नहीं बहती, इसका मतलब है कि आपके कहां पर इस साइड को नहीं बहती है, कौन सी? यहाँ पर नर्मदा, साबरमती, लूनी और कृष्णा। जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। जो कृष्णा नदी है ये आपके दक्षिण को नहीं बहती है, ये तो बहती है आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कि यहाँ कौन सी नदियां हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपके ब्रह्मपुत्र हैं और सतलुज हैं और आपका सिंधु नदी है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ये बताइए 5वें स्थान पर है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब में, आप बताइए कि आपका जवाब क्या हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने हमेशा पढ़ते रहे हो कि रूस सबसे बड़ा है, इसके बाद है आपका कनाडा, कनाडा के बाद है चाइना, चाइना के बाद है आपका यूएसए और यूएसए के बाद है आपको कौन सा? ये बताइए जल्दी से। ब्राजील। याद रखिए यहाँ पर जो 60 नंबर है, 60 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो भाई बहुत दूर है, ये तो 7वें नंबर पे पहुंच जाता है, बहुत दूर, ये तो महाद्वीप में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो अपनाया गया था ये कब अपनाया गया? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, या तो अंगीकृत किया गया, कई नाम से जान सकते हैं, अंगीकृत करना, अपनाया गया, ये नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है 2022 के लिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है 62 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर बी नंबर है। जो 5वीं अनुसूची है, कौन? जो 5वीं अनुसूची है इसमें से बताया गया है। वहीं पर 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया है? 6ठी अनुसूची में बताया गया है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के संबंध के बारे में अलग से प्रावधान यहां पर किया गया है। 8वीं अनुसूची तो आप लोग जानते हैं कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। चलिए, और चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उपबंध किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों से एक नहीं है? देखिए बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों में नहीं है, यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, नई पीढ़ी बैंक। नई पीढ़ी बैंक ये बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों से नहीं है, यहां पर जवाब हो जाएगा सॉरी माफ करिए एक मिनट रुकिए, घटी हुई सीआरआर और एलआर ब्याज दर में नई पीढ़ी। यहां पर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्धित एसएलआर। इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, वर्धित एसएलआर, जिसे बोलते हैं सर्वाधिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक तरलता अनुपात के अंतर्गत बैंक ने अपने डिमांड और डायबिलिटी के तहत यहां पर कह सकते हैं, इसका आंसर आपका डी नंबर नोट करना है, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। कह रहे केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, कौन सा यहां पर? तो देखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन देखिए, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान हो जाएगा, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, लेकिन रक्षा व्यय ये नहीं है। ऑप्शन इसका आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये क्लास आपकी चलती है डेली, आपको 3 बजे चलती है। ठीक है, ये क्लास आपकी डेली 3 बजे आपकी चलती है, तो आप लोग 3 बजे से ही आप लोग आया करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट पूछा गया है, और एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिए एम्पियर होता है। वहीं पर वाट की अगर बात करते हैं तो वाट मतलब शक्तिमान, वाट लगा देता था, तो यहां पर वाट का मतलब होता है शक्ति होता है ना। वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट का होता है विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बोल सकते हैं। ठीक है, कैंडला तो आप लोग जानते हैं ज्योति तीव्रता, जिसे बोलते हैं दीप्त तीव्रता। ठीक है, और एम्पियर का हो जाएगा यहां पर आपका बिजली का करंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ये घट जाता है या बढ़ जाता है या सेम रहता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। चलिए क्या होता है? चलिए कह रहे हैं घट जाता है। अच्छा कोई साइकिल है, मान लो कह रहे हो आप सभी लोग ये घट जाता है, तो ये बताइए कोई साइकिल है और उसमें जंग लग जाएगा, तो आप बताइए वो उसका भार बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बताइए, आप लोग ए लगा रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। चलिए इंक्रीज होता है, मतलब आपकी बात हमें मानना पड़ेगा। चलिए कुछ लोग अपना जवाब बदलने लगे हैं लग रहा है। देखो भाई यहाँ पर 66 का आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ही हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब बढ़ता कैसे है? बढ़ता कैसे है? क्या होता है? जैसे आपका ये लोहा है, मान लीजिए साइकिल है, या मान लीजिए कोई भी आपकी ये चिंटू की साइकिल है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन आपका आता है, ऑक्सीजन क्या करता है? ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। तो इसमें क्या होती है? नमी होती है। नमी की वजह से क्या होता है कि इसकी जो क्षमता होती है वो तो कमजोर होती है,
लेकिन इसका भार बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसे क्या करता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, इस कारण क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल से दमदार था। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, नमी के कारण बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर जो होता है आपका प्रोलेक्टिन और आपके ऑक्सीटोसिन और आपका वेसोसिन, लेकिन जो दिया गया है सेक्रेटिन, क्या दिया है, जो सेक्रेटिन होता है ये एक आतीय हार्मोन्स है, ठीक है, क्या होता है, आतीय हार्मोन्स होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये सेल से स्रावित होता है, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां से स्रावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग आपका है 68 नंबर में। तो देखो जीवाणु जनित दिया गया है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, चलिए, जो कुष्ठ रोग होता है, क्या, जो आपका कुष्ठ रोग होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक जीवाणु से फैलता है। तो ये संक्रामक रोग होता है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में अगर रहा जाए तो ये फैल जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए मेरे कमेंट जा रहे हैं, कोई बताएगा तो जी हाँ, आपके कमेंट पूरी तरीके से दिख रहे हैं, निखार भरे हैं, है ना। चलिए यहां पर जवाब हो जाए कौन सा भी, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे मलेरिया के लिए होता है। विडाल टेस्ट जो होता है ये मलेरिया के लिए होता है। तो आपका आंसर आपका याद रखिए टाइफाइड का होता है, किसका होता है, टाइफाइड का होता है, नोट कर लीजिएगा। विडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, मलेरिया के लिए नहीं होता है, टाइफाइड के लिए होता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आपके यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपके कानपुर को जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर आपको सुमेलित करना है। यहां पर दिया है पशु मेला, बताइए कहां लगता है। पशु मेला लगता है आपके बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहां लगता है, पशु मेला जो लगता है ये लगता है आपके बटेश्वर में, लेकिन ध्रुपद मेला जो लगता है ये कहां लगता है, ध्रुपद मेला। तो ध्रुपद मेला लगेगा कहां पर भाई, आपके जल्दी से बताइए, वाराणसी में लगेगा, इसका आपका 4 होगा, इसका 3 हो गया। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। और माघ मेला लगता है आपके इलाहाबाद में, तो इसका 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 मतलब ऑप्शन ए नंबर ही यहां पर आपका राइट हो गया। अच्छा देखा जाए उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मेले कितने लगते हैं, तो 250 मेले पूरे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब प्रति वर्ष लगभग देखा जाए तो आपके 2250 मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक पॉइंट और बता दीजिए, सबसे कम कहां लगते हैं। एक पॉइंट और बताइएगा कि सबसे कम मेले जो लगते हैं कहां लगते हैं, ये बता दीजिएगा। चलिए सबसे कम मेले जो लगते हैं वो कहां लगते हैं। सबसे ज्यादा कह रहे हैं मथुरा में लगते हैं, हमने सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम है आपके पीलीभीत में, याद रखिए सबसे कम होते हैं आपके पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन एमपी याद रखिएगा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका 72 का बनेगा, सी नंबर, पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया था। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यह एकल खिड़की पोर्टल है जो सरकार के आवश्यक अनुमोदन और निवेशकों के लिए वन शॉप, ये कह सकते हैं वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इस पोर्टल को इन्वेस्ट इंडिया तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। किसके द्वारा, इन्वेस्ट इंडिया और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021 में 20 से 26 दिसंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया। चलिए 20 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया। यहां पर आंसर क्या होगा, तो वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया। क्या, वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है। कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है, तो 30% तक बढ़ाया है। कितना, 30% तक बढ़ा दिया, याद रखिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन की शुरुआत की है। चलिए बताइएगा कि भारतीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन की शुरुआत किया है। इसका जो नाम है, यह नाम है एल्डर लाइन। क्या नाम है, नाम है एल्डर लाइन, नाम है एल्डर, ठीक है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। टोल फ्री नंबर लिख लीजिएगा जो कि आपका है यहां पर 14567। क्या हो जाएगा, 14567
14,567। ये टोल फ्री नंबर है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं कर सकती है, ये कहा किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहां पर आंसर बनेगा यहां पर नंबर, और आपके 1947 में कहा था। कब? आपके 1947 में यह शब्द कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो हमने बताया था 1 मई। 1 मई बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया था 1 मई 2016 को, मतलब ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा 1 मई 2016। अच्छा, एक पॉइंट ये बताइए, ये तो पहला चरण था, है ना, लेकिन दोबारा फिर से शुरुआत हुई। ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये बलिया से हुई थी। कहां से? बलिया से की गई थी। लेकिन इसके बाद 2021 में और शुरुआत की गई है। 2021 में वो था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। 2.0 जो स्टार्टिंग हुई है वो स्टार्टिंग हुई है 2021 में। लेकिन कहां से शुरुआत हुई है ये बता दीजिए। तो वो महोबा, बिल्कुल सही जवाब है। वो जो शुरुआत हुई है आपके महोबा से शुरुआत हुई है। 2.0 वाली महोबा से स्टार्ट हुई है, महोबा से। ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है आपके 12%। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका देखा जाए तो 8 से लेके 15% तक प्रोटीन होती है। 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। 1% से 1.5% तक वसा होता है और 2% खनिज होता है। तो याद रखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है आपसे कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, तो 65 से 70%, और पूछता है प्रोटीन तो आपको बताना है यहाँ पर 12% या 8 से 15%, जो भी ऑप्शन में हो। तो अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो चलिए बताइएगा, भारत में कुल कितने आपके गांव हैं? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर 64,0390। ठीक है, ये रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2018 में एक रिपोर्ट आपकी आई है, 2018 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें से भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका 66% आपका है। कितना? ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है वो 66% है, याद रखिएगा। ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 80 नंबर में, तो 80 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर, ये दशहरी आम हो जाएगा। क्या? दशहरी आम ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों से महिलाओं का जो अनुपात है सर्वाधिक है, तो आपका ये है जौनपुर। क्या है? जौनपुर है, जहां पर कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं? कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं ये बताइएगा जल्दी से, और कुछ हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसे आपको हो सकता है ये पॉइंट याद रहे कि कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं वहां पर, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। चलिए 23, 24, 40 या 22 क्या बनेगा? तो याद रहेगा 24 से, याद रखिए 24 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। अब आपको याद रहेगा कि जौनपुर में यहां पर लिंगानुपात कितना है? 10/124 है। अब आपको कभी भी भूलेगा नहीं, आपको याद रखिए 24 महिलाएं क्या है? एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम आर्थिक सहायता धन जो आपके सब्सिडी में है वो कितना है? कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है? देखिए क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो 25% होगा, और यहाँ पर जो धनराशि है वो आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में जो बोली जाती है ये है आपकी खड़ी बोली होती है। कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, खड़ी बोली, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे NREGP का पूर्ण रूप क्या होता है? NREGP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा 84 नंबर में? चलिए इसका जवाब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? याद रखिए 85 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जरीब के द्वारा। क्या? जरीब के द्वारा ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्षता आपके आपके कौन थे? उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके बलवंत राय मेहता, है ना। बलवंत राय मेहता समिति थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी आपके 1957 में। कब? 1957 में अपनी रिपोर्ट आपकी सौंपी थी। ठीक है, चलिए। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन होता है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आप लोग देखते हैं कि आप लोग होशियार हैं कि नहीं, बताइएगा। यहां पर बताइए पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है।
चलिए, वी आर अंबेडकर को बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कि आपके अंबेडकर नहीं, वी आर मेहता, वी आर मेहता जो आपके हैं, वी आर मेहता, तो याद रखिए अंबेडकर नहीं है, वी आर मेहता जो हैं उनको शिल्पी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, मेहता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यहां पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो यहां पर 87 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। यह भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था, कौन 73 जो था वही तो था, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आ गया क्वेश्चन कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है कुछ क्वेश्चन अच्छा इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बिल्कुल बात सही दी गई है। फिर दिया गया है कि 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। ये बताइए क्या ये अगस्त में हुआ था? क्या ये अगस्त नहीं हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल। क्या हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था। अब आपको याद आ गया होगा कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? 73 नहीं है, आप लोग तो 76 बताने शुरू कर दिए हैं। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था आपकी 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं, दिवस जो बनाया जाता है। तो आपका आंसर बी नंबर आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल का लोकतंत्र से संबंधित है। यहां पर बताइए कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। 89 का ऑप्शन भी हो जाएगा, पंचायती राज पद्धति है ये आपके संबंधित तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के डकार आ रही है, चलिए बताइएगा कि भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। योजना आयोग के बारे में पूछा गया है, तो देखिए 90 वाले में पहला पॉइंट दिया है, योजना आयोग का संविधान से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई, कह रहा है योजना आयोग का संविधान में से कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए तो इसे गैर पंचायती व्यवस्था कहा गया है या गैर संवैधानिक व्यवस्था कहा गया ना। पहला पॉइंट तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ऐसा तो नहीं भाई, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है भाई, इसके लिए योग्यता भी निर्धारित आपकी की गई है। मतलब यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका 90 का बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, ना कि डी वाला, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर आपका गलत है, याद रखिएगा ए नंबर आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्थिक नियोजन विषय क्या है? यह बता दिए। आर्थिक नियोजन विषय, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में रखा जाता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन का विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना किया था। याद रखिए, आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने क्या किया था? योजना आयोग की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक नियोजन विषय को लेकर सरकार ने कौन सी योजना की, तो योजना आयोग की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन कौन सा है? गेहूं में बौनापन हो जाता है, इसमें होता है नोरिन 10। क्या है? नोरिन 10 है, याद रखिए नोरिन 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो अगर मक्के में बौनापन आ जाए तो वो क्या होता है? ये जो दिया गया है ये मक्का में बौनेपन के लिए है। अगर मक्का में बौनापन आता है तो वो होता है ओपेक 2 होता है मक्के में बौनेपन के लिए, ठीक है। चलिए, और अगर मान लो अगर चावल में आ गया, डोन चावल में, तो ये जो आपका दिया गया है ये डोन चावल का है, डोन चावल में बौनापन है, ये आपका डोन चावल का बौनापन है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में कृषि मूल्य आयोग को जो स्थापित किया गया वो कब किया गया था? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1965 में। कब? 1965 में गठित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का जो संबंध है वो आपके किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे है? ऑपरेशन फ्लड सेकंड, इसका संबंध क्या होगा? तो आपके दुग्ध आपूर्ति से है। किससे? दुग्ध आपूर्ति से। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। देखिए, खरीफ की फसल अगर होती है कब होती है भाई? यहां पर 95 का जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं चना होती है, पक्का? चलिए, चना होती है, जल्दी से बताइए क्या चना होती है मक्का होती है? चना होती है, मक्का होती है। भाई देखिए, अभी जब बारिश होती है, बारिश के समय तो मक्का भूंज भूंज के चबाते रहते हो, है ना। अरहर की दाल भी आपकी इसी में बोई जाती है, धान भी इसी समय बोया जाता है, लेकिन चना कब बोते हो? चना जो आप लोग खाते हैं कब? तो वही आप देखा जाए, अब जब सर्दी आ गई है, सर्दी में आप लोग होरा भूंजेंगे, मतलब काटा जाएगा, करीब मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। लेकिन जो साग वगैरह खाते हो वो तो सर्दियों में खाते हो ना। तो यहाँ पर जो चना है, चना ये रबी की फसल है। हमने बताया था कि चना चबाएगा कौन? चना चबाएगा रवि, तभी तो बनेगी सेहत। गेहूं काटेगा कौन?
गेहूं कौन काटेगा? रवि काटेगा, तभी तो खाएगा रवि। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट हमने बताया था रवि से, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहां पर बताना है आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये 2001 में था। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ये 2001 में हुआ था, इसका हो जाएगा 3। साक्षर भारत मिशन, ये 2009 में आया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका कब आया था? तो 87 में आया था। ये आया था आपके 87 में, 30 का हो जाएगा आपका 1। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आया था 1988 में, 30 का हो जाएगा आपका 2। तो बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 पहले हो गया क्या? इसका तो ऑप्शन भाई ए नंबर ही यहां पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। संगम योजना का जो उद्देश्य है वो आपका कौन सा है? यहां पर 97 का जवाब दीजिएगा। तो संगम योजना का संबंध है कि विकलांगों की सहायता, क्या है? संगम योजना का जो संबंध है वो विकलांगों के कल्याण के लिए आपका किया गया है। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके कल्याण के बारे में योजनाओं की घोषणा की जाती है, जो कि 15 अगस्त 1996 को सरकार ने ये घोषणा किया था। कब? 15 अगस्त 1996 में इसकी घोषणा की गई थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 25 सितंबर 2014 को भारत की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि 24 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? चलिए 98 का जवाब दीजिएगा। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर कौशल विकास से ये संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आपको बताया गया था कि अगर ऐसी गतिविधियां को चलाई जा रही है तो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया था। ये विकलांगों वाले में था। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना जो प्रारंभ की गई थी ये की गई थी 28 जनवरी 2014 को। ऑप्शन सी हो जाएगा 28 जनवरी 2014 को की गई थी। ठीक है, चलिए और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ ये कब हुआ था? यहां पर आंसर बताइएगा 100 नंबर में। और 100 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2001 में। क्या? 2001 में, वो भी कब? 1 जुलाई 2001 में, 1 जुलाई 2001 में। तो इस प्रकार से आपका सी हो गया। टेस्ट पेपर कैसा रहा? मजा आया सभी को? नहीं आया है? और कितना स्कोर गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में